नाजरीन, कौमी विरसा करार दी गई इमारतों को मुनहदम करने का इंकशाफ। इमारतों के मालिकान, बिल्डर्स और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की मिली भगत। टेक्निकल कमेटी की मंजूरी के बिना इमारतों को गिराने के खिलाफ मुकदमात दर्ज। कौमी विरसा करार दी गई 16 इमारतें गिराने पर महकमे सकाफत का क्लर्क एंटी करप्शन में तलब। 6 इमारतें महकमे की मिल्कियत नहीं, तर्जुमान ने वाज़ेह कर दिया। मज़ीद जानेंगे आज जमाली से, बताइएगा। जी देखिए, कराची में ऐसी अभी भी बहुत खूबसूरत इमारतें मौजूद हैं, 1.5-2 सदी जिनकी उम्र है, लेकिन ऐसी बहुत सारी इमारतें हैं जो अभी ढांचा बन चुकी हैं। इस वक्त मेरे साथ महकमा आसार कदीमा के हेरिटेज के डायरेक्टर हैं सैयद मेहदी शाह साहब। उन्हीं से ही हम इन इमारतों के बारे में जानते हैं। शाह साहब, 1741 ऐसी इमारतें हैं जो कराची में हैं इस वक्त, जिनको आपके डिपार्टमेंट ने हेरिटेज करार दिया। तो सही साले में इमारतें कितनी हैं, गिर कितनी गई हैं, ढांचा बनी हुई हैं वो कितनी हैं, या इसमें डिपार्टमेंट करता क्या है? देखिए जी, इसमें होता यह है कि डिपार्टमेंट ये करता है कि हमारे पास एक तो इतने फंड्स नहीं होते, पहली चीज़ तो ये। लिमिटेड रिसोर्सेज में हम जो हेरिटेज बिल्डिंग्स होती हैं, अव्वल तो जो उसकी वो है उसके ऑनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो प्राइवेट बिल्डिंग है। अच्छा, जो लैंडमार्क होते हैं जैसे सेंट पैट्रिक चर्च है, BVS स्कूल है, DJ साइंस कॉलेज है, इनको तो हमने खुद रेनोवेट भी किया है, लास्ट ईयर भी किया था, और इन पे हम काम भी करते हैं। अच्छा शाह साहब, अगर कोई इस तरह की बिल्डिंग गिराता है, हेरिटेज बिल्डिंग है जिसको आपकी लिस्ट में भी शामिल है, तो फिर आप उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं? देखिए, होता यह है कि बिल्डिंग, अव्वल तो हमारी सर्वेलेंस इतनी है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब तो ऐसा कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्डिंग पे पहुंचते हैं तो हमें पता चल जाता है, और हम उसी टाइम, वैसे हमारा प्रोसेस ये होता है कि खुदा ना खास्ता कोई हेरिटेज बिल्डिंग गिर गई तो हम उसी टाइम जैसे ही हमें पता चलता है, पहले तो हम वो जिस कंडीशन में होती है उसको हम सील करते हैं। उसके बाद हम कंसर्न आदमी के खिलाफ FIR कटवाते हैं, और फिर SBCA को लिखते हैं कि अगर उन्होंने इसकी परमिशन दी थी तो वो बताएं, अगर नहीं दी थी तो फिर उसको हम सील करा देते हैं कि वो उसका कोई प्लान या कोई भी चीज़ उसको अप्रूव न कर सके। किसी को भी ये अख्तियार नहीं है कि कौमी वर्सा करार दिए गए किसी इमारत को मुनहदम किया जाए या गिराया जाए। अलबत्ता जो निजी लोग हैं, जिनकी इमारतें हैं, जो मालिक हैं उनके, वो इस तरह का खुद से फैसला करते हैं। अगर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी भी इस तरह की कोई इमारत गिराती है तो बकौल इनके के महकमा आर्कियोलॉजी के जो हेरिटेज डिपार्टमेंट है वो उनको रोकती है और उनको बताता है कि इस इमारत को हेरिटेज करार दिया गया है, लिहाजा इसको मुनहदम नहीं किया जा सकता। जी। KPT डॉक्टर लेबर बोर्ड की तहलील का तनाज़ा, हुकूमत और एक्शन कमेटी के दरमियान मामलात आज तय होने का इम्कान। कामयाबी पर 10 रोज़ से जारी धरना ख़त्म होने के इम्कानात रोशन हो गए। मुतालबात पर अमल दरामद कराया जाएगा। अयाज राना हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात ले लेंगे। अयाज, गुज़श्ता 5 रोज़ से हम रोज़ सुनते आ रहे हैं कि आज मुज़ाकरात कामयाब होने की तवक्को है। क्या वजूहात हैं कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो रहे? हुकूमत और जो इन मामलात हैं, क्यों ये एक डेस्क पर नहीं आ पा रहे? देखिए, ये जो मुस्तकबिल है 3000 वर्कर्स का, वो गुज़श्ता 10 रोज़ से इनका धरना जारी है। जो इनका 1 पॉइंट एजेंडा है, जो पहले सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर बात की जा रही थी, वो उनकी जानिब से था, जो जॉइंट एक्शन कमेटी का जो मुतालबा है वो ये था कि वज़ीर आज़म की जानिब से जो बोर्ड तहलील करने का जो ख़त जारी किया गया है, सबसे पहले उसको मुअत्तल किया जाए, उसके बाद तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो बात की जाएगी। जो एजेंडा है वो एक 1 पॉइंट था, उसके बाद हमने देखा कि दीगर और चीज़ें भी जो हैं वो सामने आई हैं, लेकिन जो ये 2700 वर्कर हैं जिनकी ये बात कर रहे हैं, जो इस वक्त 10वां रोज़ है KPT हेड ऑफिस के बाहर बैठे हुए, आज के दिन जो है इसी हेड ऑफिस के अंदर एक बड़ी मीटिंग इस वक्त होने जा रही है, बल्कि अब मैं कहूँ तो वो शुरू हो चुकी है। लोगों का आमद का सिलसिला था वो हमने देखा वो जारी था, जिसकी वजह से अब जो है वो ये तमाम जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त तर्जुमान मौजूद हैं, हम उन्हीं से जान लेते हैं कि किस बात के ऊपर जो है वो अब तक तय नहीं हो पा रहा। रोज़ खबर आती है नियाज़ भाई कि आज धरना ख़त्म हो जाएगा, दूसरे मरहले में मुज़ाकरात पहुँच गए, क्या हतमी फैसला हो चुका है? आज क्या होने जा रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हमारे 10वां रोज़ धरने का हो रहा है, और ये मीटिंगें काफ़ी मीटिंगें हो चुकी हैं, कायमा कमेटी से लेकर मिनिस्ट्री तक। मिनिस्टर साहब ने यकीन दिलाया है कि आज के दिन में हम ये चीज़ें इंशाअल्लाह फ़ाय तकमील तक पहुँचाएँगे। और जो भी आप लोगों के डिमांड हैं, हमारा तो एक ही डिमांड है कि ये आपने जो ख़त जारी किया गया है तहलील करने का, सबसे पहले तो इसको ख़त्म करें,
پھر بعد میں ہمارے بہت سارے مسئلے یہ ہیں، بہت ابھی 193 بندے ہیں ریٹائر ہو چکے ہیں، اور وہ 3 سال سے 4 سال سے اس کے ہو گئے ہیں ریٹائرمنٹ کے، مطلب ہو چکے ہیں اور گھر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ابھی تک یہ فنڈ نہیں ملا ہے. وہ بھی مسئلہ ہے، بڑا ایشو ہے ہمارے لیے. میڈیکل کے ایشو ہیں. سب سے پہلے بڑا امپورٹنٹ ہمارا ایشو یہی ہے کہ یہ جو خط جاری کیا ہے اس کو تحلیل کیا جائے. ابھی ہمارے ڈیلیگیشن اندر گئے، کے پی ٹی ہیڈ آفس میں ہماری ابھی میٹنگ چل رہی ہے منسٹر صاحب کے ساتھ. منسٹر صاحب بھی آنے والے ہیں، چیئرمین بھی ہیں، اور آغا رفیع اللہ جو قائمہ کمیٹی کا ممبر ہے، پیپلز پارٹی کی ترجمانی کریں گے، اور وہ بھی اس وقت حاضر ہیں، بیٹھے ہوئے انشاءاللہ. امید ہے کہ آج منسٹر صاحب اعلان کریں گے، دھرنے کو بھی ختم کریں گے، اور وہ لیٹر بھی جاری کریں گے جو لیٹر تحلیل کرنے کے لیے آیا تھا وہ ریموو کر دیں گے انشاءاللہ. تو کب تک یہ امید ہے، کیونکہ اب یہ آپ کی کمیٹی اندر جا چکی ہے، اب ہم روزانہ یہ سنتے ہیں کہ بس آج رات یہ فیصلہ ہو جائے گا، آج اس میٹنگ میں یہ فیصلہ ہو جائے گا. آپ لوگوں کو 10واں روز ہے، موسم اتنا سخت رہا، ایک شہادت بھی ہو گئی، اب تمام باتیں ہوئی ہیں، آپ کیونکہ موجود ہوتے ہیں اس کے اندر بھی، تو کیا کس جگہ پہ حکومت جو ہے وہ رکی ہوئی ہے، جو بات نہیں مانی جا رہی، جو اتنے دن لگ گئے ان کو منانے کے لیے، وہ کون سی ایسی بات ہے جس کے اوپر حکومت مان نہیں رہی؟ نہیں، حکومت تو مان تو ظاہر سی بات ہے، ہم نے دھرنا دیا ہوا ہے تو مان تو رہے گا، ظاہر سی بات ہے. اتنا 2700 ورکر نہیں، یہ 27,000 خاندان ہیں، تو حکومت ایسا کبھی نہیں کر سکے گا کہ ہماری اس ڈیمانڈ کو رد کریں. انشاءاللہ امید ہے کہ منسٹر صاحب نے ہمیں یقین دلایا ہے اور وعدہ کیا ہے کہ یہ دھرنے میں آ کے یہ اعلان بھی کریں گے، اور یہ جو خط ہے اس کو ختم کریں گے انشاءاللہ. اچھا، یہ مؤخر ہوگا یا یہ تحلیل جو مؤخر کی جائے گی، یا اس کے اوپر یا حتمی فیصلہ آپ لوگ اس کے اوپر اٹکے ہوئے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے گا، یا اس بورڈ کو ختم ہونا ہے اور آگے جا کے یہ مؤخر کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر دوبارہ آگے کوئی پیش رفت ہوگی؟ نہیں، یہ تو ہو نہیں سکتا ہے کہ ہم مؤخر کریں گے. اور اگر ہمارے مطالبات جو مین ایشو ہیں خط کا، جو ڈاک بورڈ کو تحلیل کرنے کا آیا ہے، اور وہ ہمارا موقف میں صحیح نہیں تھا، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اس دھرنے کو ختم کریں. دھرنا تو پھر ہم اس کے بعد بھی جاری رکھ سکتے ہیں. اگر ہمارا سر کوئی خدا نخواستہ کوئی لالی پاپ والا گیم کھیلا گیا تو پھر ہم دوسرے دن بھی دھرنا دے سکتے ہیں، تیسرے دن بھی دے سکتے ہیں. دیکھتے ہیں ابھی منسٹر صاحب کی جو وعدے ہیں اور اس وعدے کے مطابق وہ کیا کرتے ہیں. تھینک یو. نیاز خان جیسے کہ جو ترجمان ہیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے، ان کا یہی بتانا ہے کہ یہ 10واں روز ہے آج. جو فیصلہ ہے وہ آج ممکنہ طور پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو منسٹر کیسر احمد شیخ ہیں، وفاقی وزیر برائے بحری امور، وہ یہاں آئیں گے. دھرنے کے جو دھرنے میں شریک لوگ ہیں ان سے خطاب بھی کریں گے، ان کو خوشخبری بھی دیں گے کہ جو وزیر اعظم کی جانب سے جو وہ بورڈ ڈاک لیبر بورڈ کا جو تحلیل کرنے کا خط جاری کیا گیا تھا، وہ اس کو آج منسوخ کیا جائے گا. اس کے لیے بھی خط لکھا جائے گا، یا اس کی یقین دہانی ان کو جب تک کرائی نہیں جاتی جب تک ان کا یہ دھرنا رہے گا. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر یہ مذاکرات کسی وجہ سے ڈیڈ لاک یا کوئی ایسی ہمیں لالی پاپ دی جاتی ہے تو ہم یہ دھرنے کو پھر دوبارہ اپنے جو ہے مطالبات کے لیے کر سکتے ہیں. اور اس دفعہ کا جو دھرنا ہوگا وہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ ہم نے اس وقت صرف مرکزی گیٹ نہیں بلکہ تمام جس کے جو آنے جانے والے داخلی اور خارجی راستے ہیں اس کے اوپر بھی جو ہے ان کا دھرنا دیا جا سکتا ہے. آج 10واں روز ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ موسم کراچی کا انتہائی سخت رہا. اس کے اندر ان لوگوں نے بالکل اپنی جس کو کہتے ہیں نا کہ کسی بھی چیز کو دریغ نہیں رکھا اور آتے رہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے دھرنے کے تیسرے چوتھے دن ہی ایک ناخوشگوار یا واقعہ سمجھ لیں یا ایک ان کے ساتھی کی جو شہادت ہوئی، وہ بھی یہیں پر جنازہ اس کا رکھا گیا. جو اکرام اللہ جو ان کا ساتھی تھا وہ اپنی جان کی بازی ہارا پورٹ پہ کام کرتے ہوئے، اور وہ اس دھرنے کا ساتھ شریک تھا. وہ ڈاک لیبر کے اندر اس کا ایک کردار تھا، اور وہ اپنی اس حقوق کی جنگ لڑتے ہوئے وہ اپنی اس نے جان بھی گنوا دی. تو یہ وہ تمام لوگ ہیں، وہ 2700 ورکر ہیں، 100 کے قریب ان کے جو ہے وہ آفس بیریئرز ہیں، جن کو یہ 2800 سے لے کے 3000 لوگوں کا یہ خاندان کہتے ہیں کہ یہ 3000 لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ ان کے خاندان کا مسئلہ ہے، کیونکہ یہ کوئی اور کام کرنا نہیں جانتے. یہ اس کے اسپیشلائز ہیں، کیونکہ جو ڈاک پیپر جو کام کیا جاتا ہے، جو جہازوں کی جو مال برداری جو اتاری یا چڑھائی جاتی ہے، اس کے لیے جو کرین کا استعمال بھی ہے، تو ان کو مینول
तरीके जो लैशिंग जिसको कहा जाता है, यानी कि अंग्रेजी के अंदर, यानी कि उसको जो बांधना या उसकी विंचेस को काम करना, वो तमाम काम यही लेबर करती है। हम ये बात मुतादिद बार बता चुके हैं कि ये आम कोई अड्डे से उठा के मजदूर कोई दीवार तोड़ने वाला काम नहीं है। इसके काम करने वाले वही माहिर हो सकते हैं जो उस मशीन को चला सके। वो उसकी यहाँ तक कि जहाज़ को बांधने के लिए भी जो रस्सियों का इस्तेमाल होता है, उसकी भी एक स्पेशल नॉट होती है जिसको बांधा जाता है। तो वो हर आदमी कोई गाय बकरे की तरह इसको बांधा नहीं जाता, उसके लिए भी एक माहिरीन का इस्तेमाल होता है। तो ये अपने काम के माहिर हैं। अगर हुकूमत ने कोई भी काम ऐसे इक़दाम लेने थे या इनको बोझ समझती है कि केपीटी, अगर जहां हमने देखा कि कायमा कमेटी के अंदर जो रिपोर्ट्स दी गई उसके अंदर केपीटी अभी भी कोई खसारे में नहीं है या इनका कोई बोझ केपीटी पे नहीं आ रहा। उनका कहना है कि हमने गुज़िश्ता 6 माह की या इससे पहले की अगर 2023 की बात करें तो 80 अरब रुपए मुनाफे में रही है केपीटी, और उनका ये दावा है कि आने वाला जो ये रवां साल है उसके अंदर हम इसको 100 अरब रुपए पे ले जाने का इनका तखमीना है, इनका टारगेट है। तो यकीनन अगर इनका बोझ होता तो यकीनन केपीटी खसारे में होता, लेकिन इनको अगर सैलरी का कोई मसला है, जो इनकी अगर बेसिक सैलरी ज़्यादा लग रही है और वो चाहते हैं कि इसको किसी प्राइवेट इदारे के अंडर कर दिया जाए, तो इसके ऊपर इनके मुज़ाकरात चल रहे हैं कि क्या आगे आने वाले दिन इनको ये लगता है। जहां हमने देखा कि जहां पोर्ट कासिम की जो लेबर है वो एक जहाज़ के ऊपर तकरीबन 30 से ज़ायद की जो गैंग है वो काम करती है, और ये लोग 22 आदमियों पर मुश्तमिल जो गैंग है वो एक जहाज़ और एक क्रेन के ऊपर जो ये काम कर रहे होते हैं। ये हमें इन्हीं के तर्जुमानों ने हमें ये बताया जो जॉइंट एक्शन कमेटी के। तो इसके ऊपर भी बात की जा सकती है कि ये क्या कम लोगों की गैंग को छोटा किया जाए या इससे बड़ा किया जाए। तो अभी पोर्ट कासिम से भी अगर मुआवजा करें तो इनका कहना है कि हम इनके ऊपर बोझ नहीं है, उसके बावजूद हमारे होते हुए भी केपीटी पे कोई खसारा नहीं है। केपीटी अभी भी मुनाफे में कारोबार कर रही है। तो ये तमाम वो सिनेरियो था जो 10 दिन से ये लोग अपनी हकूक की जंग लड़ने के लिए बैठे हैं। आज लगता है कि कैसर अहमद शेख जो वफाकी वजीर हैं वो इनके दरमियान आएंगे या चेयरमैन केपीटी भी हो सकते हैं वो आ जाएं। अब तक हमने भी मुतादिद बार उनसे राब्ते की कोशिश करी कि वो मौक़िफ़ दे दें, लेकिन हमसे भी उनका राब्ता कायम नहीं हुआ। मैंने खुद बजाते खुद उनको बहुत बार मैसेज जो है भिजवाएँ, डिफरेंट लोगों से भी करवाए, उनको बजात उनके फ़ोन नंबर पे भी उनको मैसेज किया, लेकिन उनसे राब्ता कायम नहीं हो सका। वो एक दिन यहाँ होते हैं और रात को फिर पता चलता है कि वो इस्लामाबाद में बैठे। काफ़ी इस 10 दिन के अंदर उनका भी इस्लामाबाद आना जाना रहा, क्योंकि वज़ीर आज़म की हिदायत के ऊपर ये ख़त जारी किया गया था। गुज़िश्ता हमने जब देखा था कि वज़ीर आज़म कराची आए थे, एक हंगामी दौरा था जिसके अंदर वज़ीर आज़म ने जब ये आए थे तो ये बात उनको कही थी कि केपीटी के ऊपर जो ब्रीफिंग उनको दी गई थी उसके बाद ये एक ख़त जारी हुआ जिससे बिल्कुल ख़त जारी हुआ था, उसी की मनसूखी के लिए एहतजाज हो रहा है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की गुज़श्ता रात बोहरा जमात के रूहानी पेशवा सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन से मुलाकात हुई है। वज़ीर आला सिंध ने सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन को 150 साल कदीम बोहरा जमात की मजहबी कुतुब के कलमी नुस्खे पेश किए। सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन ने नायाब कलमी नुस्खों को सराहा। बात करेंगे आज जमाली से, बताइएगा। जी हाँ, वज़ीर आला सिंध ने गुज़िश्ता शब जो बोहरा जमात के रूहानी पेशवा है सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन उनसे मुलाकात की है। वो काफ़ी अर्से से यकम मुहर्रम से यहीं पर कराची में क़याम पजीर हैं। वज़ीर आला सिंध ने उनको 150 साल कदीमी बोहरा जमाती का एक मजहबी कुतुब खाने का कलमी नुस्खा भी पेश किया है, जिसको सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन ने सराहा है। बोहरा जमात के कदीम कलमी नुस्खों की तफसीर कुरान पाक और तफसीर कुरान की सैयदना सैफुद्दीन मुफज्जल ने कलमी नुस्खों का मुतालिया भी किया और उन्हें नायाब भी करार दिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सैयदना सैफुद्दीन मुफज्जल की आमद पर शुक्रिया अदा किया और उनको कहा है कि कराची में उनका क़याम हुकूमत सिंध को मेज़बानी का शरफ बख्शना हुकूमत सिंध के लिए एक एजाज़ की बात है और हम आपका इस पर शुक्रिया अदा करते हैं। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन में इंतजामी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। बैरून मुल्क छुट्टियों पर जाने वाले चेयरमैन एंटी करप्शन सैयद जुल्फ़िकार अली शाह वापस न लौटे। चेयरमैन को हटाकर उस्मान गनी सिद्दीकी को तीसरी बार चेयरमैन एंटी करप्शन लगाने पर गौर शुरू कर दिया गया। मजीद जानेंगे आज़ाद नहूरियों से, बताइएगा।
जी बिल्कुल, सिंध के महकमा बराए इंक्वायरी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट में जो है इस वक्त इंतजामी बुरहान शिदत इख्तियार कर चुका है। सिंध हुकूमत की जानब से साबिक चेयरमैन एंटी करप्शन फरहत अली जुनेजो जो सिंध पुलिस के अफसर थे, उनको ओहदे से फारिग करने के बाद नए चेयरमैन के तौर पर 20 ग्रेड के अफसर सैयद जुल्फिकार अली शाह को जो एक बार फिर से चेयरमैन इंक्वायरी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट तैनात किया गया, लेकिन उन्होंने भी अदम दिलचस्पी का मुजाहरा किया और 10 रोजा यानी 11 जुलाई से 20 जुलाई तक जो है इराक ज़ियारत पर छुट्टी पर चले गए, लेकिन एक हफ्ता गुजर गया, ताहाल चेयरमैन इंक्वायरी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट सैयद जुल्फिकार अली शाह वापस नहीं लौटा है। और आज कहा जा रहा है कि वापस आ जाएंगे, लेकिन उनका कंफर्म नहीं किया जा रहा कब वापस लौटेंगे। लेकिन इस वक्त जो है कायम मुकाम चेयरमैन एंटी करप्शन है डॉक्टर बदर जमील मेंद्रो, उन्होंने ओहदा तो संभाल लिया, लेकिन उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर जिम्मेदारी निभाना शुरू नहीं किया, जिसके बाद ये महकमा गुज़श्ते एक हफ्ते से बगैर किसी इंतजामी सरबराह के चलने लगा है, जिसके बाद इस वक्त जो है सिंध हुकूमत ने एक बार फिर से सैयद जुल्फिकार अली शाह को अगले हफ्ते ओहदे से हटाने पर गौर शुरू कर दिया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अहम शख्सियत ने जो ओस्मान गनी सिद्दीकी को तीसरी बार नया चेयरमैन एंटी करप्शन लगाने पर भी गौर शुरू कर दिया है। और जो है बाज़ाब्ता तौर पर जो वजीर है एंटी करप्शन की सरदार मोहम्मद बख्श मेहर, उनको भी ओस्मान गनी सिद्दीकी का नाम तजवीज़ किया, जो कि इस वक्त ओस्मान गनी सिद्दीकी जो पुलिस के 20 ग्रेड के अफसर हैं, जो इस वक्त डायरेक्टर जनरल जो है एंटी नार्कोटिक्स फोर्स तैनात है, लेकिन उनको एक बार फिर से चेयरमैन एंटी करप्शन लगाने पर गौर किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त तक सूरत यह है कि महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट जो है बगैर किसी इंतजामी सरबराह के चलने लगा है और इंतजामी बुरहान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। महमूदाबाद नंबर 5 के मकीन नाले में पड़े कचरे से तंग आ गए। इंतजामिया की अदम तवज्जोही बीमारियों की फैलाव का सबब बनने लगी। मजीद जानेंगे एहसन अब्बासी से, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं महमूदाबाद नाले पे मौजूद हूँ। नाले की असर नौ तामीर तो मुकम्मल कर ली गई है, लेकिन उस नाले में जो कचरे का अंबार लगा हुआ है उसको साफ करने के लिए इंतज़ामिया जो है वो इलाके में नहीं आ रही है। इलाका मकीन शदीद अजियत का शिकार है कि कचरा नहीं उठ रहा, नाला चौक है, बारिशें होंगी, तमाम गंदा पानी और कचरा जो है ये गली मोहल्लों में दाखिल होना शुरू हो जाएगा। इलाका मकीन की दरख्वास्त है इंतज़ामिया से कि वो फौरी तौर पर जो है हरकत में आए और इस तमाम कचरे को जो है वो नाले से निकाले, ताकि फ्लो जो है वो नाले का बरकरार रहे। किसी भी किस्म की वो जो ताफुन बदबू का उठ रहा है, जो घरों में बीमारियों का बाइस बन रहा है, उससे जो है वो निजात मिल सके। मकीन भी हमारे साथ मौजूद है। सर बताइए कि सूरत हाल कब से? सर ये तो काफ़ी पुराने अरसे से, काफ़ी टाइम से, जब कच्चा था, नदी थी, तब भी यही हाल था, अब भी यही हाल है। लोग जो हैं वो खुद ख्याल नहीं करते, इंतज़ामिया भी कुछ नज़र नहीं आती है सफाई के लिए। तो आपके सामने ही है, गंदगी लोग डालते हैं बिंदास हो के, कोई सफाई का निज़ाम नहीं है। और सड़कें वो भी ऐसी हैं, कचरे के अंबार हैं, जगह जगह टूट फूट का शिकार है कराची। ठीक है, बदबू इतनी उठ रही है कि खड़ा नहीं हो जा रहा। कैसे आप लोग रहते हैं यहाँ? बस यार हमारी तो वो जो सूंघने की हिस्से है ना वो मर चुकी है, ठीक है ना, इस वजह से। ठीक है, तो कचरा उठाने वाले आपके गली मोहल्लों में नहीं आते? नहीं आते। उस एरिया में सफाई होती है, झाड़ू भी लगता है, इस एरिया में ना सफाई होती ना झाड़ू वाले आते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इलाके मकीनों की शिकायत है कि इलाके में ना सफाई का निज़ाम है, ना झाड़ू लग रही है, ना भंगी आ रहा है कचरा लेने के लिए, कोई महकमा जो है वो हरकत में नज़र नहीं आ रहा। सूरत हाल इतनी संगीन है कि अब बीमारियां तक जो है वो फैलना शुरू हो गई हैं। जी कुछ बात करेंगे गैस मसाइल की। कराची के शहरियों के लिए बुरी खबर है। शहर के बड़े हिस्से को इतवार की सुबह 5 बजे से 24 घंटों के लिए गैस बंदिश का सामना करना होगा। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद हम्माद। कराची वालों के लिए एक और कड़ा इम्तिहान। कल सुबह 5 बजे से 24 घंटों के लिए गैस बंद रहेगी। SSGC के मुताबिक औरंगी टाउन, सरजानी टाउन, न्यू कराची, FB एरिया, नॉर्थ नाजमाबाद, बल्दिया टाउन और मारीपुर समेत कई इलाकों में गैस बंद रहेगी। शहरियों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में होटल से नाश्ता और खाना खरीदना मुमकिन नहीं। यही बहुत परेशानी रहेगी गैस की वजह से। न खाना बन सकता है, ना मतलब ये कि नाश्ता बन सकता है, और बाहर का खाना और अपना नाश्ता तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता ना गरीब आदमी, कहाँ से करेगा? मतलब गरीब आदमी बना ही नहीं सकते हम खाना। और गैस तो बहुत ज़रूरी है, मतलब ये कि अपना आवाम के लिए। अब लकड़ियाँ मिलती नहीं है, लकड़ियाँ जला नहीं सकते हम, चूल्हे बना नहीं सकते हैं, लकड़ियों के पकाए हम, लिहाजा ये बड़ी परेशानी हो जाएगी हमारे लिए। तो शहरियों ने LPG महंगी होने की वजह से गैस सिलेंडर भी दस्तरस से बाहर होने का शिकवा किया। हम पहले ही परेशान हैं और इससे मज़ीद परेशानी बढ़ेगी।
लोगों की, तो लोगों की रेंज में नहीं है और गैस के रेट भी बहुत बढ़ गए हैं, जो सुई गैस ने बढ़ा दिए हैं। उस पर भी इनको चाहिए कि इसके जो गरीब आवाम है उसको रिलीफ दिया जाए। बाकी एलपीजी गैस भी बहुत महंगी है और फिर उससे सिलेंडर फटने के, घर में हादसे होने के बहुत मामला होते हैं। गैस की बंदिश 24 इंच कतर 31 किलोमीटर ट्रांसमिशन पाइपलाइन को जोड़ने के बाइस की जाएगी। एसएसजीसी ने शहरियों को मशवरा दिया है कि आर्जी बंदिश के दौरान गैस का बंदोबस्त कर लें ताकि किसी भी जहमत से बचा जा सके। कैमरामैन शाजिब रजा के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। सिंध में सैलाब के दौरान फंड्स में करोड़ों रुपए की मुबैना बेज़ाब्तगियाँ सामने आ गईं। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए। रिपोर्ट में फंड से 44 करोड़ 12 लाख रुपए से ज़ायद के अखराजात की निशानदही भी की गई है। सिंध में सैलाब के दौरान फंड्स में करोड़ों रुपए की मुबैना बेज़ाब्तगियाँ सामने आ गईं। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट सामने आई है, होशरुबा इंकशाफात देखने में आ रहे हैं। रिपोर्ट में फंड से 44 करोड़ 12 लाख रुपए से ज़ायद के अखराजात की निशानदही की गई है। पीडीएमए की ऑडिट रिपोर्ट बराए साल 2022-23 में बड़े एतराज़ात। रिपोर्ट में बताया गया है कि जीएसटी छूट के बावजूद सप्लायर को 42 करोड़ 96 लाख रुपए की अदायगी की गई। ताहा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। ताहा, बताइएगा इस हवाले से। ताहा, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं अपडेट कीजिएगा। होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं। जी बिल्कुल, देखिए सिंध में सैलाब के दौरान फंड्स में करोड़ों रुपए की मुबैना बेज़ाब्तगियाँ सामने आ गई हैं। ऑडिटर जनरल रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात की गए हैं। रिपोर्ट में फंड से 44 करोड़ 12 लाख रुपए से ज़ायद के खराजात की भी निशानदही की गई है। पीडीएमए की ऑडिट रिपोर्ट बराए साल 2022-2023 में बड़े एतराज़ात सामने आए हैं, जबकि जीएसटी छूट के बावजूद सप्लायर्स को 42 करोड़ 96 लाख रुपए की अदायगी की जो है हवाले से रिपोर्ट में बात की गई है। डिप्टी कमिश्नर के हवाले से भी इसमें तफसीलन बात की गई है। डिप्टी कमिश्नर के हवाले से अगर हम तफसीली बात करें तो डिप्टी कमिश्नर को जारी 30 करोड़ रुपए फंड्स के खराजात की तफसील फराहम नहीं की गई। डिप्टी कमिश्नर मटियारी पर ऑडिट में 4 करोड़ 47 लाख रुपए फंड्स की मुबैना खर्च का शुबा जाहिर किया गया है। डिप्टी कमिश्नर को क्रॉस चेक की बजाय खिलाफ कानून कैश में 7 करोड़ 71 लाख रुपए फराहम किए गए। सांगड़, जामशोरू, तरपारकर, मटियारी, नौशेर अफरोज, खैरपुर और मीरपुर खास के डिप्टी कमिश्नर्स इसके अंदर शामिल हैं, जबकि सैलाब मुतासरीन के लिए राशन, टेंट, मच्छरदानियों और दीगर अशिया की मालियात जो है वो जाहिर की गई थी, जिनमें राशन की फी बैग की कीमत जो है वो 9,000 रुपए फी बैग दी गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक 2 माह के बाद तकरीबन इतने ही आइटम के राशन बैग की कीमत 3,350 रुपए था 3,600 रुपए जाहिर की गई। कॉन्ट्रैक्ट में राशन की तरसील शामिल होने के बावजूद भी सप्लाई का अलग से 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का ठेका दिया गया, जबकि पीडीएमए के गोदामों में इमदादी सामान के स्टॉक्स और आमदोरफ्त का डाटा मुरतब नहीं किया गया। मुतासरा इलाकों से पानी निकालने वाले ट्रकों की तादाद और फ्यूल में भी गलत मालूमात फराहम के इंकशाफात सामने आए हैं। एक ही ट्रक को एक वक्त में कई इलाकों में पानी निकालते हुए जाहिर किया गया है। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि सैलाब मुतासिर इलाकों में पानी निकालने वाली गाड़ियों की तादाद भी ज्यादा जाहिर नहीं की गई, जबकि बगैर वक्त और काम की तफसील के बगैर गाड़ियों को फ्यूल दिया गया, जिसका कोई डाटा मौजूद नहीं, जबकि खराब गाड़ियों को भी काम करते हुए जाहिर किया गया। मुतासरीन में इमदादी अशिया की तरसील में बड़े पैमाने पर बड़ी बेज़ाब्तगियाँ जो है वो सामने आई हैं, जबकि 7 अजला में 28,871 मुतासरीन को एक ही किस्म की इमदादी सामान की फरहमी मुताबिद मरतबा जाहिर की गई है। इमदाद की मिकदार और वसूल करने वालों की तादाद में भी मुताबिकत नहीं, उनका भी डाटा मौजूद नहीं, जबकि कई अजला में इमदाद वसूल करने वालों की सिर्फ तादाद का अंदराज, बाकी कोई तफसील जो है इसके अंदर दस्तयाब नहीं की गई है। जी ठीक है ताहा, बहुत शुक्रिया आपका। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में पुलिस मुकाबले में 2 मुल्जिमान को हलाक और 1 मुल्जिमा को गिरफ्तार कर लिया गया। हलाक मुल्जिमान और गिरफ्तार मुल्जिमा का ताल्लुक पंजाब से निकला। गिरफ्तार मुल्जिमा और हलाक साथी दहशतगर्दी के मुकदमे में इंतहाई मतलूब थे। सलमान सलीम से जानेंगे, बताइएगा। देखिए बिल्कुल इस वक्त हम न्यू कराची थाने के बाहर मौजूद हैं और गुज़िश्ता रात जो पुलिस मुकाबला हुआ है न्यू कराची पुलिस का डकैतों से, उस हवाले से कुछ अहम इंकशाफात जो है वो सामने आए हैं। 2 मुल्जिमान जो है वो इस पुलिस मुकाबले में हलाक हुए हैं, जिसका नाम शौकत और जफ़र बताया जा रहा है। दोनों मुल्जिमान जो हैं वो दहशतगर्दी के मुकदमात में पुलिस को इंतहाई मतलूब थे और पंजाब से खुसूसी तौर के ऊपर कराची आए थे कोई बड़ा काम सर अंजाम देने के लिए। ताहम पुलिस ने गुज़िश्ता रात पुलिस मुकाबले में दोनों मुल्जिमान को हलाक किया, जबकि इनका जो एक साथी है वो
मौके से फरार होने में कामयाब हुआ। साथ ही इनके साथ एक मुलजिमा औरत जो है वो मौजूद थी, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अहम इंकशाफात जो हैं वो उससे सामने आ रहे हैं। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान जो हैं ये कराची में बड़ी मंसूबाबंदी के तहत पंजाब से आए थे। अगर इनके हम लोग ताल्लुक़ की बात करें तो देखें पंजाब से इनका ताल्लुक़ है और अलीपुर बताया जा रहा है जहाँ से ये कराची जो है वो आए हैं। खातून जो मुलजिमा है उसका इस गैंग के अंदर क्या ताल्लुक़ है, उसका इस गैंग के अंदर क्या मामला है, इसके ऊपर पुलिस जो है वो तफ्तीश कर रही है। तमाम आला पुलिस अफसरान की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाएगी जिसके अंदर वाज़ेह तौर के ऊपर इन मुलजमान का जो साबिक़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो सामने रखा जाएगा और जो मुलजिमा गिरफ्तार है उसका जो बयान है वो भी सामने रखा जाएगा। जी। सिटी कोर्ट में कराची तकरीरी मुकाबले का इनेकाद किया जा रहा है। मुकाबले में शहर के मुख्तलिफ तालीमी इदारों से तलबा शिरकत कर रहे हैं। मज़ीद बताएंगे जवाद आसिफ। जी बिल्कुल, देखें आज सिटी कोर्ट जिना ऑडिटोरियम में इश्क़ हुसैन के नाम से कुल कराची मंजर कशी मुकाबले का इनेकाद किया जा रहा है, जहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ऑर्गेनाइजिंग टीम के एडवोकेट ज़ैन जलबानी और एडवोकेट हिना हसन, इनसे बात करते हैं। देखें आज जो ये हमने आल कराची डिबेट कॉम्पिटिशन जो रखवाया है, इसमें हमने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के जो तलबा हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको जो है इन्वाइट किया हुआ है ताकि जो है वो इमाम हुसैन की शान में, इमाम हुसैन के बारे में जो करबला का वाक़या था उस पर जो है स्पीच कंपटीशन करे। अच्छा, इसका मकसद ये था कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के तलबा जब एक जगह पे जमा होते हैं और वो स्पीचेस कंपटीशन करते हैं तो उनमें उनकी सलाहियत जो है वो बढ़ती है, उनमें बात करने का अंदाज़, उनको जो है पब्लिक को फेस करने का अंदाज़ वो और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तकरीबन डिफरेंट इंस्टीट्यूट से जो बच्चे आ रहे हैं तकरीबन 30 से अबव हैं और बाकी जो हमारे मेहमान खुसूसी हैं वो डॉक्टर फ़रहत अज़ीम हैं और बाकी हमारे जजेस हैं वो भी मुकर्रर रह चुके हैं, अपने वक्त में बहुत अच्छे मुकर्रर रहे हैं। पाकिस्तान से बाहर भी जाके वो विन भी कर चुके हैं और मुबाहिस से अपने नाम भी किए। तो देखा आपने, इनका यही कहना था कि ये इवेंट करवाने का मकसद यही है कि यहाँ पर जो है वो जो इमाम हुसैन और उनके रुफ़क़ा हैं उनकी क़ुरबानियों पर नज़र डाली जाए, जबकि यहाँ पर कराची के मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों से रखने वाले 30 से ज़ायद जो तलबा हैं वो इस मुकाबले में हिस्सा लेंगे और जीतने वालों को एदादी शील्ड भी दी जाएगी। सियासी गैर यकीनी सूरत हाल पर स्टॉक मार्केट के सरमायाकार मुहतात हो गए। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 2088 पॉइंट्स की बड़ी कमी के बाद 79,000 की सतह भी बरकरार ना रख सका। शेयर्स की कीमत कम होने से सरमायाकारों को 274 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। बात करेंगे अशरफ खान से, बताइएगा। जी, देखा जाए हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी के बाद छाए रहे। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 2088 पॉइंट की बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। इसकी बुनियादी वजह यही थी कि मौजूदा सियासी जो गैर यकीनी सूरत-ए-हाल से सरमायाकार मोहतात रहे। साथ ही पीर को जो है 29 जुलाई को मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक की आ रही है, जिसके ऊपर भी सरमायाकारों की नजरें जमी रही, जिससे प्रॉफिट टेकिंग हुई और 100 इंडेक्स जो 78,029 की सतह पे बंद हुआ है। मजमूई तौर पर देखा जाए एक हफ्ते में 100 इंडेक्स की जो हफ्तावार बुलंद तरीन सतह जो है वो 80,085 रही और कम तरीन सतह जो है 77,921 रही है। एक हफ्ते में 78 अरब 22 करोड़ रुपए मालियत के 1 अरब 68 करोड़ शेयर का कारोबार हुआ है। शेयर की कीमत कम होने से सरमायाकारों को 2 से 74 अरब रुपए का बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है और मार्केट कैपिटलाइजेशन घटकर जो 10,388 अरब रुपए रह गई है। ठीक है अशरफ, अभी आप हमारे साथ रहें। साबिक मुशीर बहरी उमूर और बिजनेसमैन महमूद मौलवी कहते हैं कि अवाम, ताजिर और सनतकार इतनी महंगी बिजली किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। तमाम मुकामी IPPs को कैपेसिटी चार्जेस ख़त्म करने होंगे। मज़ीद जान लेते हैं अशरफ खान से, बताइएगा। देखा जाए इस वक्त बिजली की जो कीमतें हैं वो सबसे बड़ा कंसर्न है। हर कोई IPPs और कैपेसिटी चार्जेस की बातें कर रहा है, सूद की मद में 3 रुपये 23 पैसे की बातें कर रहा है। क्या होने जा रहा है जानते हैं। महमूद मौलवी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। क्या सूरत हाल है, इतनी महंगी, यानी सिर्फ चार्जेस 27 रुपये पर यूनिट, आवाम बर्दाश्त नहीं करती, ताजिर सनतकार, तो क्या होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए चीज़ें नेगोशिएशन होने जा रही हैं और नेगोशिएशन के अलावा कोई इलाज नहीं है, इसको हर हाल में कम होना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि अगर हम चाहेंगे कि मुल्क तरक्की भी करे और अवाम, मैं इस वक्त नहीं कहूँगा कि अवाम खुशहाल रहें, कम से कम अवाम अपना एक मामूल ज़िंदगी को बरकरार रख सके, उसके लिए मैं ये कहूँगा कि जो सारे IPPs की आप लिस्ट देखें, इसमें बहुत से IPPs जो है
ओन्ड है, पाकिस्तानी ओनर्स हैं इसके, ठीक है ना। वो कोई भी अगर बाहर का नाम दिया मगर ज़्यादातर के पीछे पाकिस्तानी हैं। तो मैं तो कहूँगा कि पहले इंस्टेंस के ऊपर जो पाकिस्तानीज़ हैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो अपना ये जो फिक्स चार्जेस हैं ये इसको वेव करें। देखिए, जब शुरुआत जो पाकिस्तानी ओनर्स करेंगे ना तो बाहर वालों से नेगोशिएट करने को आसान होगा। आज आप देखें ना, ये फिक्स चार्जेस को ख़त्म होना ज़रूरी है और उसमें बहुत से और फिक्स चार्जेस के अलावा भी कि कुछ टर्म्स रखे हुए हैं कि जी इतना फ्यूल रखना पड़ता है और इतनी आपके पास फ्यूल की कैपेसिटी है, तो वो भी एक कॉस्टिंग है। तो उसको बैठ के देखा जाए कि जी उन कॉस्टिंगों को भी कम करें ना। देखिए, कुछ पॉलिसीज़ बनी थी कि एक वक्त के लिए, आज इमरजेंसी के लिए उन पॉलिसीज़ में भी कुछ तरमीम करें ताकि उन लोगों को भी रिलीफ मिले। देखिए, आवाम को रिलीफ तो चाहिए ही चाहिए, आवाम इसमें नहीं चल सकती, इंडस्ट्री इसमें नहीं चल सकती। और ये भी जो देखें, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट ग्रुप्स हैं वो यही इंडस्ट्रियलिस्ट के हैं ना। रज़ाक दाऊद साहब का बहुत बड़ा ग्रुप है, दूसरे है जहांगीर तरीन। मतलब आप लिस्टों में देखें, इसमें अगर अवाम लिस्ट देखे तो ये सब पाकिस्तानीज़ हैं। तो उनको अगर क्राइसिस के वक्त अगर वो हेल्प आउट करने को नहीं आएंगे तो हम बाहर वालों से क्या तवक्को करेंगे। जी, जैसे कि आपने सुना है, हम तजावीज़ दिए हैं, कैपेसिटी चार्जेस और जो सूद कीमत में चार्जेस 27 रुपये पर यूनिट का बोझ वो ख़त्म करना होगा। ये भी तजवीज़ दी है कि बहुत सारे जो पावर सेक्टर हैं जो ओन करते हैं पाकिस्तानी, वो अपनी कैपेसिटी चार्जेस को छोड़ें, तभी आवाम को, सनत को, ताजिर को रिलीफ मिल सकेगा। जी, खेल के मैदान से खबर यह है कि जहांगीर खान स्क्वाश कॉम्प्लेक्स में 8वीं सिंध रैंकिंग बॉयज़ एंड गर्ल्स जूनियर ओपन चैंपियनशिप जारी है। मुकाबलों में 70 से ज़ायद लड़के और लड़कियां हिस्सा ले रहे हैं। मज़ीद जानेंगे मोहम्मद हम्माद से। मौजूद हूँ नेशनल कोचिंग सेंटर के जहांगीर खान स्क्वाश कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पर सिंध रैंकिंग बॉयज़ एंड गर्ल्स जो है वो जूनियर ओपन चैंपियनशिप के मुकाबले जो है वो शुरू हो चुके हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद नसीम, जो को यहाँ पर बच्चों को स्क्वाश की तरबियत देते हैं। हम इनसे बात कर लेते हैं और इनसे तफसीलात जानते हैं इस पूरे जो है टूर्नामेंट की। मोहम्मद नसीम साहब, आप मुझे बताइएगा, इस पूरे टूर्नामेंट में जो है कितने जो है लड़के लड़कियाँ हिस्सा ले रहे हैं, कितनी कैटेगरी का ये इवेंट है, कितनी एज कैटेगरी इसमें बनाई गई है और इसकी इनामी रकम जो है वो क्या रखी गई है? माशाल्लाह इसमें हम 4 इवेंट करवा रहे हैं। अंडर 11 है, अंडर हमारे पास 15 है और वुमेन है और बॉयज़ अंडर 19 है, जिसमें माशाल्लाह हमारे पास ये फर्स्ट टाइम सिंध रैंकिंग के अंदर 32 का ड्रॉज बना है वुमेन का, लड़कियों का, जिसमें हमारे पास बहुत अच्छे लड़कियों की तादाद आ गई है। इसी तरह हमारे पास 15 का है, वो 16 का ड्रॉज बनाया है। अंडर 11 का हमारे पास 16 का ड्रॉज बना है। और माशाल्लाह ये हमारे पास 18 प्लेयर हैं जो यहाँ खेलने आए हैं इस वक्त इवेंट में। और ये हमारा 8वां सिंध रैंकिंग हो रहा है। और माशाल्लाह आपके सामने है कितने लोग यहाँ आए हुए हैं और बहुत अच्छा ये ऑर्गेनाइज हो रहा है इवेंट। और बच्चे ग्रास रूट लेवल पे बहुत इंजॉय कर रहे हैं सर। और इस इवेंट का मकसद यही है कि बच्चों को एक मोटिवेशन मिले और हमारे आगे नेशनल इवेंट के लिए तैयार हो जाएंगे। देखिए, बिल्कुल हमारे साथ कोच मोहम्मद नसीम मौजूद है, जिनका ये कहना है कि 8वां सिंध रैंकिंग ओपन चैंपियनशिप है जूनियर, जिसमें और इवेंट कराने का मकसद ही यही होता है कि बच्चे जो है यहीं से जो है अपनी प्रैक्टिस को जो है वो जारी रखते हैं और फिर जो आगे नेशनल इवेंट आते हैं उनके लिए जो है भरपूर तैयार होते हैं। तो ये 8वां सिंध रैंकिंग ओपन चैंपियनशिप है जो कि 29 जो है वो जुलाई तक जारी रहेगा, जिसमें 80 के करीब जो है वो बच्चों ने शिरकत की है और इस इवेंट को जो है खूब इंजॉय कर रहे हैं। इसमें जो है अंडर 11, अंडर 15, बॉयज़ अंडर 19 और अंडर 19 गर्ल्स के दरमियान जो है वो मुकाबले जारी हैं। जी, के साथ ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं हेडलाइंस के साथ।